जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट विद प्रभाकर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यूजीसी नेट की सिलेबस जानेंगे। मैं प्रभाकर सांडिल दो विषयों में नेट कर रखा हूँ। यूजीसी नेट मेरा एक हिस्ट्री और एक आर्कियोलॉजी में नेट हो रखा है और दोनों ही लगातार 2 वर्षों में हुई थी, 2024 और 2025 में। इसीलिए मैं इस लेवल पे हूँ कि आप लोगों को ये बता सकूँ यूजीसी नेट किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इसका शॉर्टेस्ट वे है क्या है और किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि शॉर्टेस्ट वे में और जल्द से जल्द हमको यूजीसी नेट निकाल सकते हैं। ठीक है, आज पहले दिन हम लोग जानेंगे कि इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो तरीका होता है, ये तरीका ये है कि हम लोगों को सबसे पहले कमांड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप क्या होती है? स्टेप फर्स्ट होता है कि हम लोगों को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और आप लोगों को सिलेबस यूजीसी नेट के वेबसाइट पे सिलेबस फ्री में मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। आप लोग कहिएगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप लोगों के लिए सिलेबस जो है सो हम प्रिंट आउट करके रखे हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो स्टेप फर्स्ट होती है कि हम लोगों को सिलेबस क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। स्टेप सेकंड होता है कि हम लोगों को ये स्टेप के अनुसार से, सिलेबस के अनुसार से देख लो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक पे नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक पे थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि इसके अनुसार से आपकी डिफिकल्टी लेवल पता चलेगी। ठीक है। स्टेप थर्ड है कि अब इसके हर एक चीज का आप बेसिक बुक से या किसी भी टीचर से उसका पढ़ो और फिर उसका नोट्स बनाओ। तो इसका क्या हुआ कि बेसिक बुक पढ़िए, बेसिक बुक हो या रेफरेंस बुक हो, इससे पहले पढ़िए आप। ठीक है। अच्छा, ये हम कोई अतरंगी बात नहीं बता रहे हैं, किसी भी एग्जाम के निकालने का तरीका यही होता है कि बेसिक बुक, रेफरेंस बुक से आप स्टडी करो। ठीक है। स्टेप 4 होता है कि आप उसका नोट्स बनाओ। ठीक है। नोट्स जब आपका क्लियर हो गया है तब स्टेप 5 होता है कि आप उसका क्या करो कि प्रैक्टिस करो। अगर इस बेसिक स्टेप से आप लोग चलते हैं तो कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है। दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है जो कि इस स्टेप से करने के बाद नहीं निकले। हाँ, कुछ टफ होते हैं एग्जाम जिसमें कि थोड़ा लक फैक्टर हो जाता है, लेकिन यूजीसी नेट इतना टफ एग्जाम नहीं है जिसको कि एक बार के प्रयास से यानी कि 2-3 महीने के अच्छे स्टडी से नहीं निकाला जा सकता है। यूजीसी नेट किसी भी सब्जेक्ट में 2-3 महीने के स्टडी से निकाला जा सकता है। ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, निकालने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जैसे पिछली साल 2024 में मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में यूजीसी नेट निकाला था, तो उसके बाद हम मतलब कि हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले आर्कियोलॉजी से भी निकाल सकते हैं। तो आर्कियोलॉजी से मतलब कि देने का अगले साल इच्छा हुआ, तो इस साल आर्कियोलॉजी से दिए और आर्कियोलॉजी से भी निकला। तो हम लोग पहले तो चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा निकल जा सकता है। तो इसमें पेपर 1 का क्या महत्व है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, फिर पेपर 2 का क्या महत्व है। अगर किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का पेपर 2 पे ज़्यादा कमांड ना हो, देखिए पेपर 2 किसी भी सब्जेक्ट का हो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, लेकिन पेपर 1 स्क्रिप्ट मतलब कि बहुत ही सीमित है और इसका सिलेबस तो लिखा होता है पेपर 2 में भी, लेकिन पेपर 2 का सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है। किसी भी सब्जेक्ट का हो तो मास्टर्स तक की और मास्टर्स से ऊपर लेवल का भी पूछा जाता है। लेकिन पेपर 1 में क्या है ना कि जनरल स्टडी करने वाले जितने भी बच्चे हैं, जनरल स्टडी करने वाले, जैसे कि कोई भी एसएससी का, रेलवे का या फिर बैंक का तैयारी करता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उसमें सहयोग मिल जाता है। बैंक मतलब कि मैथ है, रीजनिंग है, डीआई है, इस सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा उसका क्या हो जाता है कि सहयोग मिल जाता है। अगर इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस 50 में से आपका कम से कम 40 यदि सही हो जाता है, जो कि 40 सही करना बहुत बड़ा बात नहीं है, आपको हम रियल बात बता रहे हैं, 40 सही करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मतलब 80 नंबर तो आपको इधर से आ गया। ठीक है। और
आपको यदि 180 पे निकलता है नेट क्लियर होता है, इसका मतलब है कि पेपर 2 में मात्र और मात्र 200 में 100 नंबर लाना है, 100 मार्क्स लाना है। ये पेपर टू आप अपने तरीके से पढ़िएगा, या फिर कोई हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी वाले हैं तो वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, उसको हम मतलब कि हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में भी सहयोग कर देंगे। तो पेपर 1 का तो हम फुल्ली सहयोग करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित व्यक्ति हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसको हम डेडिकेटेड और सब कुछ एक एक टॉपिक वाइज हम क्लियर करवा देंगे, एक एक नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम करने की मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और पेपर 1 इतना मतलब कि स्क्रिप्ट तरीके से आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, इस तरीके से आप लोगों को बताई जाएगी कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूट नहीं सकता है। कहिएगा कि इस बार ना 2-4 क्वेश्चन अतरंगी तरीके से पूछ दिया था, हाँ अतरंगी तरीके से पूछ दिया था, जैसे फिल्मों से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया था। बेटा वो भी ना कम्युनिकेशन चैप्टर में आता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैप्टर में चूंकि इसलिए आता है तो हम लोगों को पढ़ना अनिवार्य है, हाँ। लेकिन यदि एक आध क्वेश्चन इधर उधर से पूछ भी देता है तो कोई ज्यादा चिंता नहीं करना है, हम लोगों को 50 में 40 सही करना है। 40 सही करना मतलब 80% हो गया हम लोगों को सही, तो समझ रहे हैं। इसके सिलेबस का जानकारी यदि हम लोगों को अच्छे से हो जाए, इसके सिलेबस का जानकारी यदि हम लोगों को अच्छे से हो जाए और चैप्टर वाइज हमारा क्लियर हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यदि हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद हम प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लें, पढ़ाई अच्छे से कर लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 40 से हमारा 45 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, 50 में 50 भी हो जाए। एक आध दो क्वेश्चन यदि छूटता है तो कोई मतलब कि इसके लिए तबाही नहीं आ रही है। पेपर 2 में बहुत इसके बाद सहयोग मिलेगा। और यूजीसी नेट निकालना किसी भी प्रकार से 2-3 महीने से ज़्यादा का नहीं है, और कोई यदि शार्प माइंडेड बच्चा है तो उसके लिए 1 महीना भी काफ़ी है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में जो है तो क्लास फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं, और क्लास फर्स्ट में हम लोग आज सिलेबस की चर्चा करेंगे। क्लास फर्स्ट सिलेबस, ठीक है। इसमें फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि टीचिंग क्या होता है, ठीक है, टीचिंग क्यों करना चाहिए, टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, टीचिंग का उद्देश्य क्या है, टीचिंग में सपोर्टिंग मटेरियल क्या होता है, टीचिंग करने में हम लोगों को बाधाएं क्या क्या आती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट, इसमें सेकेंड जो है सिलेबस है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च, एक अच्छा रिसर्च क्या होता है, एक अच्छा रिसर्च में क्या क्या स्टेप होना चाहिए, किस किस चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पहले से ही हमारा पर्सपेक्टिव बन जाता है कि ये तो यही होगा, तो वो रिसर्च चीजों में हम लोगों को पर्सपेक्टिव हटाना पड़ता है। रिसर्च के मतलब कि नए नए मेथड्स क्या क्या आ रहे हैं, इसके बारे में हमको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है रिसर्च में, रिसर्च के मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, और मतलब कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, हिस्टोरिकल मेथड क्या है, क्वालिटेटिव मेथड क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के स्टेप, इसके बारे में हम लोगों को विस्तार से पढ़ना होता है। इसका जो तीसरा मतलब कि टॉपिक है इसका सिलेबस का, वो है कॉम्प्रिहेंशन। बेटा कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना है, तो कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज दिया रहेगा, उस पर दिए गए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसको सॉल्व करना है। कहोगे कि प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 टॉपिक हैं, 50 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब प्रत्येक से 5 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक टॉपिक से। जो चौथा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के आजकल के नए तरीके क्या आ गए हैं, सबसे पहले तो हमें शुरू से करना है। फिर बातचीत करने का कैसे डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन आजकल जिस प्रकार से डेवलप होते मास कम्युनिकेशन हुआ, टीवी आया, मोबाइल आया, इस प्रकार से डेवलप होते बहुत इस स्तर पे हम लोग आ गए हैं कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है एक दूसरे से मिलने की, फिर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में किस प्रकार से बाधाएं आती है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है मैथमेटिक्स। बेटा मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है? तो मैथमेटिक्स में हम लोगों को पढ़ना है, मोस्टली हम लोगों को जो पढ़ना है तो वो अंक गणित पढ़ना है। ठीक है, अर्थमेटिक में क्या पढ़ना है? तो जैसे परसेंटेज, उसमें भी टॉपिक फिक्स है। हम लोगों को एसएससी बैंकिंग की तरह बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, बस टॉपिक फिक्स है, 5-6 टॉपिक पढ़ना है। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग एंड एवरेज खाता। ठीक है, ज्यादा पर ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पढ़ना है? तो रीजनिंग भी बहुत ही सिलेबस इसका फिक्स होता है। रीजनिंग इसका बहुत ही ज्यादा वास्ट नहीं होता है। हाँ, इसमें बस वही पढ़ना है, कोडिंग, डिकोडिंग, बर्नर रिलेशन। ठीक है, तो कुछ ही टॉपिक होते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम। उसके बाद इसमें तो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। आप लोग जब मतलब कि रीजनिंग की किताब लाइएगा तो रीजनिंग की किताब में से सिर्फ 4-5 टॉपिक ही आप लोगों को, हद से हद 6-7 टॉपिक होगा उसमें, मतलब कि टॉपिक वाइज हम क्लियर करवा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद है जो 7 टॉपिक है वो है DI। DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। DI में क्या पढ़ना है? पाई चार्ट, वेन डायग्राम। ठीक है, उसके बाद बार ग्राफ। उसके बाद बस 1-2 और पढ़ना है। हाँ, DI इसका थोड़ा हार्ड आता है, इसीलिए ना सिलेबस जानना जरूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है कि किस चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा समर्पित करना है और किस चीज़ों को कम समर्पित करना है। ये चीज़ देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो DI चूंकि इसका हार्ड है तो DI पर हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन DI उतना भी हार्ड नहीं होता है जितना कि सभी हाइप बना दिया है, लेकिन जनरल बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड माना जाता है। तो DI के लिए हम लोग थोड़ा डेडिकेशन से मतलब कि इसका करेंगे। अगला टॉपिक है ICT। बेटा ICT इतना इजी होता है, इसका इतना मतलब बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक फीचर्स इसके बारे में पूछे जाते हैं। जैसे देखो कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर इवेल्यूएट मतलब कि इवेल्यूएशन हो ही रहा है। कंप्यूटर का धीरे धीरे इवेल्यूएशन जब हो रहा है तो जब हम लोगों को अगर IIT लेवल का पूछ दिया जाए तो उस लेवल का हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन 4वीं-5वीं के बच्चे के लेवल का भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से पूछा जाता है जिस प्रकार से कि आप एक कंप्यूटर चला सकते हो। ये सिलेबस डाला ही इसलिए गया है क्योंकि बच्चों के सामने आप जब मतलब कि कुछ काम करें कंप्यूटर से संबंधित, आजकल बिना कंप्यूटर के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो कंप्यूटर से संबंधित कुछ काम करें तो आपको खुद पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि काम ना हो। तो बेसिक चीज़ें पूछी जाती है जैसे ईमेल, ऑडियो डिवाइस, वीडियो डिवाइस। ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव जितने हैं, जिसने हायर एजुकेशन में लिए गए हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस सब चीज़ों के बारे में पूछी जाती है, एकदम बेसिक चीज़ें पूछी जाती है।
और उसका 2 से 3 क्लासों में इसका क्लियर किया जा सकता है, उससे ज़्यादा इसका नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट। इसमें वैसे इसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ समझिए इन्वायरमेंट पढ़ना है। अब इन्वायरमेंट में आप यूपीएससी के लेवल का नहीं चले जाइएगा कि पूरे शंकर आईएएस लेते हैं आर पार पढ़ लेते हैं, ना है, उतना नहीं पढ़ना है। हम लोगों को बहुत ही स्क्रिप्टेड तरीके से बहुत ही कम इसके बारे में स्टडी करना है। 5 क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं फैलाना है, ठीक है, आराम से क्लियर किया जा सकता है। इसको आप लोग टू दी टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जो जो चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि बायोटिक एबायोटिक शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे, बायोटिक एबायोटिक, इसके कुछ कुछ रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इसमें पहले से ही एक्ट के बारे में क्लियर कर रखा है। जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब नेशनल एक्शन प्लान जो लिया गया है क्लाइमेट चेंज पे, उसके बारे में पढ़ना है। जो मिलेनियम एक्शन प्लान है उसके बारे में पढ़ना है। जो अभी चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में पढ़ना है। तो कुछ चीज़ों के बारे में डेडिकेटेड इसके बारे में है लिखा हुआ, उसके टॉपिक वाइज हम लोगों को स्टडी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और जो एकदम लास्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों को क्या जानना है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक वाइज हम लोगों को बताया गया है कि प्राचीन में किस प्रकार से हायर एजुकेशन किया जाता था, लेकिन प्राचीन के बारे में बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है। प्राचीन, फिर उसके बाद डायरेक्ट टॉपिक क्लियर कहाँ पे आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है कि ब्रिटिश काल में किस प्रकार से हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ। तो ब्रिटिश काल से एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, एक समझिए कि उससे आता है। और आते हैं हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात से किस प्रकार से हायर एजुकेशन में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। ये टॉपिक के बारे में एक विशेष प्रकार से मतलब कि बहुत ही विस्तार से जानना जरूरी है, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में बहुत चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें करंट से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्वयं में मतलब कि आया एक इनिशिएटिव, जैसे कि टीचर के लिए नया नया क्या इनिशिएटिव आ रहा है, हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव आ रहा है, रोज रोज इसके बारे में भी, यानी इसमें करंट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक मतलब कि हार्ड टॉपिक हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी अच्छे से स्टडी करना है। ये कुल मिलाकर के इसके सिलेबस है, ठीक है। अगर इस सिलेबस पे कमांड कर ली जाए तो इसके बारे में हम लोगों को मतलब कि कोई भी चीज़ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी सब बच्चे को गूगल मीट का क्लास चाहिए, ठीक है, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम प्रभाकर सांडिल्य है, याद रखिएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों को आगे की स्टडी इसी YouTube चैनल पे करना है तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब, थैंक यू।